हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं ए सिंह का फेमस बुक जो है सो अ मिरर ऑफ कॉमन ईरर, उसका जो है सो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। केस में जो है सो ये केस का पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 इसमें जो है सो केस का जो बचा हुआ क्वेश्चंस था उसी को मैं करा रहा हूँ। इसमें 24 से लेकर 51 क्वेश्चंस तक हैं। इसमें 24 से 51 नंबर क्वेश्चंस तक इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट करना दोस्तों ना भूलें, कमेंट करेंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका स्पेशल वीडियो जो हो कम से कम शॉर्ट बनाकर भी आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, इसे अब बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये एरर है बहुत अच्छा तरीके से। इसके बाद फिर मैं जो है सो अगला अगला जो है सो नंबर का जो है सो दूंगा। तो आइए दोस्तों, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 23 तक मैं बता चुका था। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन से खड़ा है। किसी ध्यान से देखना है दोस्तों कि कॉमन एरर बनाने में क्या क्या जो है सो देखा जाता है। आज इसमें स्पेशली मैं जो है सो केस की बात कर रहा हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम। कि इसमें कह रहा है, देखिए आई के साथ डू का प्रयोग किया है। डू जो है सो डू या डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। डू या डज के बाद भी वन का प्रयोग किया जाता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। कि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग, कि मैं ब्रिंग करना है, टू प्लस भी वन, मैं उसे लाना जो है सो नहीं चाहता हूँ। हर का प्रयोग किसी लड़की के लिए किया गया है। टू का मतलब को माई होम, मैं उसे अपने घर नहीं लाना चाहता हूँ। क्योंकि बिकॉज हर रेसनेस मतलब उतावलापन। रेसनेस मतलब उतावलापन, जो उसका जो उतावलापन है। इस का प्रयोग रेसनेस के लिए किया गया। सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसका हमेशा हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं। क्वाइट इनटॉलरेबल है, यानी पूरी तरीके से जो है सो इनटॉलरेबल है, यानी टॉलरेट या बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ओवरऑल कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, 25 में कह रहा है कि ही इज चीफली का मतलब मुख्यतः, यानी मेनली कंसर्न विथ। कंसर्न के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है किसी मैटर को लेकर कंसर्न होना, यानी कि चिंतित होना। हिज ओन प्रॉब्लम, हिज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ही का जो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। कि वह जो है सो खुद के अपने प्रॉब्लम्स को लेकर कंसर्न है, चिंतित है। लेकिन यू से दैट हिज इज नॉट। देखिए, यहाँ पर जो हिज लगाया है यह जो है सो, चूंकि कारण क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखेंगे कि यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उसके ठीक पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। हिज जो है सो यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि इसको हम लोग पॉजिटिव केस कहते हैं। या पॉजिटिव केस में जो है सो प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हिज के जगह पर दोस्तों क्या प्रयोग होगा? ही इज नॉट। ही की जगह पर क्या लगाएंगे? ही इज नॉट। तो यूज ही इंस्टीड ऑफ हिज। द आंसर आपका इसका दोस्तों डी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, कि मेरी पत्नी का जो एक फ्रेंड है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी, मेरे पास आई, यानी मेरी पत्नी, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सब्जेक्ट है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे, कल जो है सो मेरे पास। यस्टरडे लगने का मतलब है कि उसको पास्ट में बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग पास्ट में बनाते हैं। इसका चर्चा हम लोग दोस्तों टाइम एंड टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों करेंगे। और मुझसे पूछा, एंड के ठीक पहले जो वर्ब है उसी तरह का बाद में वर्ब होता है। तो ध्यान देना है कि एंड के पहले केम है, तो यहाँ पर उसी तरह का आस्क्ड मी फॉर सम मनी, कि कुछ मुझसे कुछ जो है सो पैसा जो है सो वह उधार मांगता है। तो इसमें दोस्तों करना क्या है कि देखिए, इसमें जो जो वाइफ लगाया है ना, यहाँ पर वाइफ की जगह पर वाइफ्स का प्रयोग होगा, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि यदि ए का प्रयोग करते हैं, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ का प्रयोग होता है, तो उसके बाद जो है सो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नाउन में करेंगे। क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो आप देखते हैं, ए है, ए के बाद नाउन है फ्रेंड, उसके बाद ऑफ है, और माई वाइफ जो है सो यह एक शब्द हो गया। इस पर जो है सो हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो राइट सीक्वेंस होगा अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, मेरे वाइफ का एक फ्रेंड। तो आंसर इसका दोस्तों क्या होगा? ए होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से, फॉर मी, मेरे लिए, द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब फ्रस्ट्रेशन, रूट कॉज मतलब मेन जो जड़ है, रूट कॉज ऑफ, लाइज सिंगुलर वर्ब, इसका सब्जेक्ट रूट कॉज है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब लाइज इन दी गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसी, सरकार का जो कंफ्यूजिंग, ड्यूबियस मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला जो पॉलिसी है, वही फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट लगाया है दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट्स लगेगा, चूंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी की बात कर रहा है, तो ड्यूबियस पॉलिसी याद रखेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं इसका कि राम्स पेन, मतलब क्या हो गया कि यह पेन जो है सो राम का है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इसी को समझना है बस, और कुछ नहीं है। कि इसी चीज़ को बताता है कि किस में लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे। तो ये राम का पेन है, तो पेन ऑफ राम भी कह सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है कि सरकार की पॉलिसी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी, इसलिए आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सजेस्टेड टू मी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कि उसने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड देखिए मॉडल है, याद रखना है कि मॉडल के बाद क्या लगाते हैं हमेशा, ऑल मॉडल्स आर फॉलोड बाय V1, भर V1, गो V1 है, बिल्कुल सही है कि आई शुड गो टू दी नर्सरी, कि हमको नर्सरी जाना चाहिए जहाँ पर फूलों को रखा जाता है, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग करने के लिए, सम के बाद पुल्लल का प्रयोग करेंगे, सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। तो याद रखना है कि दो डबल एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समर्स फ्लावर की जगह पर क्या होगा, समर फ्लावर हो जाएगा, समर का फ्लावर, समर फ्लावर्स, इधर एस लगाएंगे, समर फ्लावर्स डबल नहीं करेंगे, यहाँ पर एस को काटेंगे, समर फ्लावर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बात और दोस्तों ध्यान रखना है कि सीजन के साथ जो है ना, जनरली जो है सो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे विंटर, समर, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि यदि जो है सो कहने का मतलब है कि नाउन के रूप में प्रयोग करें, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करें, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे और जो है सो कैसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग फ्लावर यदि कहते हैं, स्प्रिंग फ्लावर, याद रखेंगे स्प्रिंग फ्लावर मतलब स्प्रिंग का फ्लावर। तो यहाँ पर फ्लावर नाउन हो गया, यहाँ पर जो स्प्रिंग है यह नाउन नहीं रहा अब दोस्तों, यह एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ध्यान रखेंगे स्प्रिंग फ्लावर दोनों एक शब्द हो गया, फ्लावर नाउन हो गया और यह स्प्रिंग जो है सो एडजेक्टिव हो गया। अब इस स्प्रिंग में जो है सो यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं स्प्रिंग्स, तो यह गलत हो जाएगा, इसमें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ध्यान यही देना है कि जब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो जो है एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग लिखेंगे, है ना। अब फ्लावर लिखना है तो फ्लावर्स में एस लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम उसे नाउन के रूप में प्रयोग करें, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन का आना, तो स्प्रिंग अराइवल, अराइवल तो वर्ब हो गया, यहाँ पर स्प्रिंग क्या है, ये नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है, तो इस पर एपोस्ट्रोफ एस अवश्य लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें जो है सो लॉजिकल है लेकिन बेहतरीन चीज़ है, यानी यहाँ इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ अभी तक। तो स्प्रिंग्स, ठीक है, विंटर्स, WINTER, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिए, विंटर्स है ना, विंटर्स का जाना, डिपार्चर, विंटर्स डिपार्चर। तो याद रखेंगे कि विंटर्स एपोस्ट्रोफ एस लगा दिए, डिपार्चर। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। जब नाउन का रूप में होगा तो एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, एज एन एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। तो ये दोस्तों इसका जो था पूरा लॉजिक था, जो भी चीज़ से मैंने आपको समझा दिया। तो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ही केम टू हिज विट्स, बड़ा अच्छा शब्द जो दोस्तों जो है सो लिखा गया है। याद रखेंगे विट्स जब प्रयोग करते हैं तो इसका दो ही कंडीशन बनता है। एक, या तो आप विट लिखे हैं, इस पर जो है सो एपोस्ट्रोफ एस लगा दीजिए, ये विट्स एपोस्ट्रोफ एस लगाइए। नहीं तो यदि आप विट्स लिखते हैं तो इस पर यस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि प्लूरल है जैसे बॉयज़ है तो इस पर सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो यह जो है सो बन जाएगा। और बॉय का हम लोग लिखते हैं तो बॉय पर एपोस्ट्रोफ प्लस एस दोनों लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं, तो दोनों में से किसी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ ये विट्स लगाते हैं तो एपोस्ट्रोफ एस लगाइए। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
व्हेन जब जया और श्यामा कैम अक्रॉस ज्योति, कि जब जया और श्यामा ज्योति से मिलती है। कैम अक्रॉस बड़ा ही प्रचलित वर्ड है, वेरी फेमस वर्ड है। इसका मतलब होता है भेंट होना, अचानक मुलाकात होना, भेंट होना या मिलना। दे वे कौन कौन, तो जया और श्यामा, पुल्लल है इसलिए पुल्लल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, दे। सिर्फ जया रहता है यहाँ पर तो इसके साथ क्या लगाते हैं, सी। जया की जगह राम रहता तो ही लगाते। जया और राम दोनों रहता तो भी दे लगाते। जया और श्याम है तो भी दे लगाएंगे। दे काउट वन अनदर, काउट कैच का काउट बना यानी V2 का प्रयोग किया है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि कितना अच्छा से जो है सो बताने का प्रयास किया गया है। वन अनदर हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ता है यह कहना चाह रहा है, इसलिए वन अनदर्स हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ता है। एंड टॉक फॉर ए वाइल, और कुछ क्षण के लिए बातचीत करता है। तो रियल आंसर आपका सी होगा, वन अनदर हैंड नहीं बल्कि वन अनदर्स हैंड, चूंकि एक से अधिक हैंड है इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे वन अनदर। कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे दोस्तों देखते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, वन अनदर, ईच अदर। तो यह सब वर्ड जो है सो हमेशा याद रखना है कि इसके बाद जो है सो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि ऑफ लग जाता है इसके साथ तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब किसी भी कंडीशन में रहेगा तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, याद रखना है। इस सब के बाद क्या करते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि ऑफ लगा देंगे तो प्लूरल नाउन और वर्ब हमेशा लेकिन सिंगुलर रहेगा। तो यह सब स्ट्रक्चर को दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए दी फॉर्मर PM ऑफ इंडियाज, अब देखिए यह क्या कह रहा है, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर PV नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, तो भारत के प्रधानमंत्री पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर इंडियाज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया। याद कीजिए कि लिखने का दो तरीका मैं बता चुका हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर में इंडियाज PM, भारत के प्रधान, ये भी सही है। यदि ऐसा लगाते हैं तो इसी रूल को फॉलो करेंगे, या इस तरह से कहेंगे कि PM ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया, दोनों सही है। तो जब PM ऑफ इंडिया लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लगाना जरूरी तो है नहीं, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर किया गया है कि फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडियाज़ की जगह पर क्या लिखेंगे, इंडिया। तो बहुत ईजी वे में समझते चले जाना है दोस्तों, इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, अवश्य समझ में आएगा। PV नरसिम्हा राव, यहाँ पर लिखा है कि PV नरसिम्हा राव का जो विजिट हुआ बिल्कुल सही है। कहाँ गए थे, टू का मतलब को जापान, क्या करने के लिए, तो मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। जो रिश्ता है बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के लिए करते हैं, भारत और जापान के बीच में रिश्ता को प्रगाढ़ करने के लिए गए थे। रियल आंसर इज ए। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, कि यह भारत का जो पास्ट ग्लोरी है, ग्लोरी का मतलब महिमा या गाथा, कि भारत का जो ऐतिहासिक गाथा है जो कि अट्रैक्ट किया था, जिसके कारण से अट्रैक्ट हुए थे। ए नंबर ऑफ के बाद याद रखेंगे पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी, हमलावर, इसको हम लोग हमलावर भी कहते हैं, हमलावर एक से अधिक है इसलिए पुल्लर हो गया, ये पुल्लर नाउन है, PN पुल्लर नाउन। याद रखेंगे आ नंबर ऑफ के बाद क्या लिख करते हैं, पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं। इन दी रिमोट पास्ट, रिमोट मतलब दूर, पास्ट मतलब एरिया, मतलब रिमोट पास्ट से भी जो है सो लोग जो है सो हमलावर भारत पर आते थे, इसलिए चूंकि भारत बहुत ही फेमस था। तो यहाँ पर जो दोस्तों हैं रियल आंसर इसका क्या होगा कि आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं इसमें एरर नहीं है। इट वॉज इंडियाज पास्ट, भारत का पास्ट था, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी, अभी जस्ट मैं बताऊं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ हम लोग भी वन का प्रयोग करते हैं। कि एवरीबडी मतलब होता है कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक में से कि यदि 10 व्यक्ति है तो उसमें से एक समय में एक को इंडिकेट करते हैं, इसलिए है दोस्तों सिंगुलर हो जाता है। एवरीबडी शुड बी केयरफुल, यदि शुड के बाद बी का प्रयोग करते हैं तो ये देखिए जो है सो एडजेक्टिव हो जाता है।
नाउन में वर्ब में यदि ईडी लगाते हैं तो ये भी एडजेक्टिव बन जाता है। तो याद रखेंगे बी के बाद भी थ्री का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह भी एडजेक्टिव ही होता है और केयरफुल भी एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही है, एवरीबडी शुड बी केयरफुल। क्या करने के लिए? टू फुलफिल करने के लिए। सोसाइटीज़, सोसाइटी का डिमांड्स, सोसाइटीज़ डिमांड, सोसाइटी के डिमांड को, और देयर बाय इसलिए, सो हिज अटैचमेंट टू इट, इसलिए इसको इसके साथ अटैचमेंट दिखाना चाहिए। तो इट का प्रयोग सोसाइटी के लिए किया गया है ना। सोसाइटी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है दोस्तों, सोसाइटी सिंगुलर है। और हिज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एवरीबडी के लिए किया गया है, कि एवरीबडी जो है सो अपने आप में सिंगुलर होता है। ध्यान यहाँ यह भी देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट कन्फर्म नहीं हो कि मेल है कि फीमेल है मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, यानी कि कहने मतलब है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पता नहीं चलता है, तो उस संदर्भ में हम लोग उसको पुल्लिंग ही मानकर चलते हैं। तो एवरीबडी के लिए हिज लगाए, तो यही यहाँ ध्यान देना है। तो इसमें किसी तरह का एरर दोस्तों नहीं लगता है यहाँ, ठीक है। सोसाइटीज़ डिमांड, सोसाइटी का एक से अधिक डिमांड हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ई, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई एरर नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एवरीबडीज, अब देखिए इस पर लगाया है, इसका मतलब प्रत्येक का, यानी जितना व्यक्ति है वो सब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है कि एवरीबडीज बिजनेस, प्रत्येक का जो बिजनेस है इज सिंगुलर है। नोबडीज, अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, एवरीबडीज नोबडी, जैसा इधर वैसा उधर, बिल्कुल सही है कि प्रत्येक का बिजनेस, नोबडीज बिजनेस, किसी दूसरे का बिजनेस नहीं, यानी हर एक व्यक्ति का अपना बिजनेस होता है। ऐसा शिक्षक ने कहा, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, टू का मतलब को, दिए स्टूडेंट्स को। इसमें भी कोई एरर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, यानी कोई एरर नहीं है। याद रखेंगे कि एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, है ना। तो इधर इस तरह से लगाए हैं, तो इधर भी इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन सेंस वही होना चाहिए। तो नोबडी का, किसी का नहीं, प्रत्येक का, तो आंसर बिल्कुल ई। फिर अगला प्रॉब्लम, यानी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग, देखिए यहीं पर जो है सो दोस्तों खुद ब खुद लग रहा है कि यहाँ पर जो है सो गड़बड़ है। अब देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन जो है सो इसका एक ट्रिक है, और जो है सो इसमें एक स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है सो गोइंग जो है सो, यहाँ पर यह गोइंग जिरंड है। क्या है? जिरंड। याद कीजिए कि जिरंड के पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव केस में क्या होगा? ही का पॉजिटिव केस जो है सो, ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, ही का पॉजिटिव केस हिज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग। तो यहाँ पर क्या रियल आंसर होगा दोस्तों? हिज। चूंकि क्या है कि जिरंड के पहले हम लोग पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक कंडीशन इसमें और याद रखना है कि यदि वह पार्टिसिपल हो, जिसे मैं आगे डील करूंगा, तो जो है सो उसके साथ जो है सो हिम का प्रयोग होगा। वह क्यों होगा आगे हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो है सो गोइंग जिरंड के पहले जो है सो हम लोग पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हिम का क्या लगाएंगे? हिज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, यानी आज। एज आई वॉन्टेड टू डील विथ, जैसा कि मैं चाहता था कि वह डील विथ करे। डील विथ मतलब होता है समझौता करना, एग्रीमेंट करना। एक शब्द बड़ा अच्छा है, डील इन, इसका मतलब होता है बिजनेस करना, यानी व्यापार करना। एक और शब्द इसके साथ अच्छा है, डील, नहीं डील इन हो गया, डील विथ, हाँ ठीक है, दो ही इसका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ही टोल्ड हर दैट, उसने कहा कि ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों इसमें कहने का प्रयास कर रहा है कि वो, उसने, यह हम पुरुष है या मेल है या फीमेल है, कोई मेल फीमेल को कहता है, कोई लड़का किसी लड़की को कहता है कि ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा कि ही, कि वह लड़का जो है, हैड एवर सीन मतलब हमेशा देखता रहा है उस लड़की को, हर का प्रयोग उस लड़की के लिए किया है कि विथ हिज, वह अपने माइंड आई से, यानी मन की आंखों से उस लड़की को वह लड़का हमेशा देखते आ रहा है। तो बड़ा बेहतरीन शब्द जो है सो यह भावनाओं को दोस्त व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसका भी आंसर दोस्तों ये होगा, इसमें भी कोई एरर दोस्तों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन आई अराइव्ड सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है कि जब मैं आया, एट द गेट ऑफ, एट का प्रयोग किसी खास जगह के लिए करते हैं, यानी गेट के पास आया, तो एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर के हाउस के गेट के पास आया, मैं पाया, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट में स्टार्ट किए हैं तो पास्ट में ही करेंगे, कि उसका जो है सो हिज लॉकिंग अप द डोर। बड़ा अच्छा शब्द है, जहाँ वह पहले मैं बताया था उसी तरह का यहाँ पर जो है सो लॉकिंग जो है सो यह पार्टिसिपल है दोस्तों। याद रखेंगे पार्टिसिपल जब होता है तो वह क्या होता है, एग्जाम्पल्स हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस,
स्मोकिंग इंजूरियस है। यहाँ पर जो स्मोकिंग लिखा गया है भर में V4 का प्रयोग किया, यह जो है सो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं, याद रखना है, जिरंड। तो जिरंड को हम लोग नाउन भी कहते हैं, यह नाउन हो गया। तो इसमें जब नाउन होगा तो उस पर एपोस्ट्रोफ एस लग सकता है ना, उस पर एपोस्ट्रोफ एस लग सकता है। उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और याद रखेंगे कि जब नाउन होता है तो नाउन के साथ जो है सो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो है सो हम लोग पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। याद कीजिए, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि नाउन के पहले पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, यानी पजेसिव केस प्लस नाउन। तो यह स्ट्रक्चर है आपका। लेकिन यदि इसी को हम ऐसा कहें कि मैंने उसे, आई फाउंड हिम स्मोकिंग एट द गेट, कि मैंने उसे गेट पर स्मोकिंग करते हुए पाया। आई फाउंड हिम स्मोकिंग एट द गेट। तो यहाँ पर जो है स्मोकिंग है दोस्तों, यह जो है सो जिरंट नहीं बल्कि यह पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल है। चूंकि सेंटेंस के बीच में इसका इस्तेमाल किया गया, पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल जो होता है वह एडजेक्टिव भी होता है, याद रखना है, क्या होता है, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसके साथ जो है सो यह वाला प्रयोग होगा, यानी कि यह सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आया, तो वर्ब के बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव रूप का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव रूप ही का क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। सब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। लेकिन पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हिम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो किया गया है कि हिज यहाँ पर हिज की जगह पर क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। तो आई फाउंड हिज की जगह पर क्या लगाएंगे, हिम। हिम हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 38 क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, कि भारत और चाइना का जो प्रेजेंट कंडीशन है क्लियरली इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है कि बोथ कंट्रीज के दोनों जो देश हैं, बोथ के साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। दोनों देश विल फेस, विल के बाद V1 का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ए लॉट ऑफ के बाद क्या करते हैं, प्लूरल का। तो प्लूरल नाउन है। प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम, की आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है सो प्रॉब्लम फेस करेगा। अब देखिए दोस्तों कि इंडिया एंड चाइना, एंड के अगल बगल दोनों एक जैसा कंडीशन होता है। तो चाइना का प्रेजेंट कंडीशन, चाइना का बोल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंडियाज। यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। तो आपका सही होगा आंसर ये इसका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीपिंग जिरन से स्टार्ट कर रहा है। इन व्यू मतलब व्यू में कीप करते हुए, रखते हुए, व्यू में दिमाग में रखते हुए दी पब्लिक्स डिमांड्स। अब यहाँ दोनों पर एस प्रयोग किया गया है, लेकिन चेक करेंगे क्या इस पर हो सकता है क्या। पब्लिक्स डिमांड द कंपनी हैज़ डिक्लेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इट्स का प्रयोग कंपनी के लिए किया गया है, सिंगुलर कंपनी है इसलिए इट्स लगाए, प्लूरल होता तो देयर होता। कि इस बात को व्यू करते हुए कि जो पब्लिक का डिमांड है, कंपनी डिक्लेयर करती है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और प्राइस को लो करेगी अपने प्रोडक्ट के। तो देखिए दोस्तों, इस पर जो है सो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर जो दिया गया है, तो इस पर जो है सो पब्लिक डिमांड की जगह हम लोग लिखेंगे पब्लिक डिमांड। पब्लिक का जो डिमांड्स है, क्योंकि यहाँ पब्लिक जो है सो ये क्या है, पब्लिक जो है सो यहाँ पर ये नाउन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडजेक्टिव पे हम लोग एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। याद कीजिए कि जैसे मैं बताया था कि पब्लिक सिंपल, तो ये नाउन हो गया। अब पब्लिक डिमांड, यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो रियल आंसर क्या होगा आपका, बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज मेड सर्वेंट, उसका जो मेड सर्वेंट है का जो बिहेवियर है, इज अनडाउटेडली, यानी बिना डाउट का, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन, या बिना शंका का, विदाउट एनी शंका, इनडिसेंट है। इनडिसेंट मतलब बहुत ही ये जो है सो मनोहर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हाउ ही टॉलरेट्स इट्स, कि कैसे वह इतना अच्छा व्यवहार को टॉलरेट यानी बर्दाश्त कर लेता है। तो देखिए यहाँ हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, यहाँ पर सर्वेंट्स का प्रयोग करेंगे। चूंकि क्या है कि मेड और सर्वेंट दोनों एक शब्द है, इस तरह का जब वर्ड आता है तो उसके बाद वाले में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। याद कीजिए कि चीफ मिनिस्टर लिखते थे, चीफ मिनिस्टर।
तो चीफ मिनिस्टर के साथ यदि एपस्ट्रोफ एस लगाना है तो चीफ में नहीं बल्कि मिनिस्टर्स में लगाते थे कि चीफ मिनिस्टर्स का जो एक्शन है, तो चीफ मिनिस्टर्स एक्शन, इस तरह से हम लोग एपस्ट्रोफ एस लगाते थे। तो यहाँ पर मेड सर्वेंट्स एक्ट बिहेवियर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या होगा? ए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा 41 क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अब देखिए, दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच एज इम्प्रेसिव एज इट आउट टू बी। कह रहा है कि यह जो बिल्डिंग्स है, दीज बिल्डिंग्स का जो डेकोरेशन है वह उतना ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। आउट टू बी मतलब होना चाहिए। एज के बाद जो है सो एज का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को बराबर से दिखाने के लिए। एज मच एज मतलब क्वालिटी में मच का प्रयोग करते हैं हम लोग। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्वालिटी जैसे मच वाटर नहीं गिन सकते हैं। और मैनी, मच का दूसरा रूप है मैनी। मैनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल में करेंगे, जैसे मैनी बुक्स। तो मैनी बुक्स लगेगा तो इधर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच वाटर लगेगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यही अंतर है कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ, मैनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ, मच के बाद सिंगुलर वर्ब और मैनी के बाद प्लूरल वर्ब। बहुत सारी चीज़ों को मैं बताते जा रहा हूँ दोस्तों। एज मच एज इम्प्रेसिव एज आउट टू बी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इसको ऐसे डाल दिया है जो कि गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो यदि इसको हम लगाते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ एपस्ट्रोफ एस के जगह सिर्फ एपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, इस बिल्डिंग का डेकोरेशन। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, तो भी आपका आंसर सही हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगा हुआ है, सिर्फ इसको एपस्ट्रोफ लगाएंगे। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, दिल्लीज वाटर सप्लाई, बिल्कुल सही है। दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम जो है सो यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, वाटर सप्लाई सिस्टम। इज सिंगुलर है सिस्टम, इसलिए इज लगाए। सिस्टम्स रहता तो आर लगाते। निश्चित रूप से, सर्टेनली, एज, फिर देखिए अब क्या कह रहा है कि एज गुड एज, दोनों को बराबर दिखाने के लिए एज गुड एज, है ना। एज के बीच में जो है सो बीच में प्रयोग करते हैं किस तरह का शब्द, तो इसमें जो है सो डिग्री पढ़ते हैं ना, 3 तरह का डिग्री होता है। तो याद रखेंगे कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें पॉजिटिव वाला वर्ड डालते हैं। तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। तो याद रखेंगे इज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था इन द कैपिटल टाउन। कैपिटल टाउन में कोई एरर दोस्तों नहीं है, नो एरर इसका है। 43 में देखते हैं, ईट्स एक कवि थे। ईट्स वॉज अ पोइट, कि ईट्स की जो कविताएं हैं, कविता है जो है सो ईट्स पोइट्री, बिल्कुल सही है कि ईट का पोइट्री। जैसे राम का बुक, राम्स बुक, इसको हम ऐसे भी या तो ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि दी बुक ऑफ राम, दी बुक ऑफ राम, ये भी सही हो जाएगा। तो अपना अपना तरीका है। यदि राम बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस तरह से हम लिख रहे हैं तो राम का पोजीशन दिखा रहे हैं, तो एपस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों कि ईट की जो पोइट्री है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय हिज का प्रयोग ईट के लिए किया गया है कि उनके, हिज किसका? उनका। तो ईट्स का इनके सब्जेक्ट का अपनापन दिखाता है, यूनिक स्टाइल को, विच, जिसमें उन्होंने डेवलप किया ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ, यानी वो अपने जीवन के लंबे पीरियड में उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया यूनिक स्टाइल लिखने का। तो इसमें भी कोई एरर दोस्तों नहीं लग रहा है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ब्रूटस रोल, ब्रूटस का रोल, ये भी एपिस्टोपस है, बिल्कुल सही है। राम्स बुक जैसे होता है इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर बहुत ही फेमस ड्रामा है दोस्तों। इज का प्रयोग रोल के लिए किया गया, रोल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगाएं। वेरी अट्रैक्टिव रोल है उसका। एज वेल एज, और देखिए दोस्तों एज के साथ एज का प्रयोग किया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट भी है, एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न, जहाँ तक जो है सो एक्शन ऑफ द प्ले कंसर्न की बात है, यानी कि जहाँ तक ड्रामा को सम्मिलित करने की बात है ना, एक्शन भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो एज फार एज एक्शन इज कंसर्न, एज फार एज इसका डिस्टेंस में, दूरी के संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन दूरी, वो वाला दूरी, किलोमीटर वाला दूरी का प्रयोग बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दिल, गहराई, हार्ट की कितनी गहराई है, तो वो जो डेंसिटी है तो उसके लिए एज फार एज एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न, कि कितना तीव्र एक्शन है उसका। इसमें भी कोई एरर नहीं है दोस्तों, इसका भी आंसर ई होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, द ब्लाइंड्स लाइफ, ब्लाइंड्स लाइफ कहने का मतलब है कि अंधे का जो जीवन है,
अब ये बताइए कि अंधे का जीवन के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या क्या जो है सो दोस्तों लिख सकते हैं। द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से जो है सो आपका एक में गलत है, तो यहाँ पर यह कहाँ गलत गलत हो जाएगा कि द ब्लाइंड्स लाइफ नहीं। ब्लाइंड देखिए क्या है, अंधापन है, यह जो है सो एडजेक्टिव है दोस्तों। कोई व्यक्ति ब्लाइंड क्या है, अंधा। अंधा एक गुण है, जैसे अच्छा गुड एक गुण है, तो यह भी एक ब्लाइंड है, क्या है, अंधापन एक गुण है। तो यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया आपका आंसर ये। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए था, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, कि अंधे का जो जीवन है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस जो एडजेक्टिव फॉर्म लेता है उसको पलट कर बना दीजिए, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड का जो जीवन होता है बहुत ही मिजरेबल होता है, यानी दुखदमय होता है, क्योंकि वे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अंधों के लिए। दे कांट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम, उनके अगल बगल क्या होता है उनको वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन 46 में दोस्तों देखते हैं। ही डिड नॉट नो इवन, इवन का मतलब भी, कि वह यह भी नहीं जानता है। डिड के बाद भी वन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट नो इवन, वह यह भी नहीं जानता था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन साइंटिस्ट है। जो का प्रयोग साइंटिस्ट के लिए किया गया है, साइंटिस्ट चूंकि मनुष्य है तो इसलिए हु लगाए जो के लिए। यदि यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, किसी मशीन का बात होता है, कंप्यूटर का बात होता है, तो हु के जगह पर हम लोग विच या दैट का प्रयोग करते, विच या दैट का प्रयोग करते। कि जिसने डिस्कवर किया था, खोजा था, द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ का जो भी गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसकी खोज की थी, उस साइंटिस्ट का वह नाम तक भी नहीं जानता। तो बड़ा अच्छा शब्द है, यहाँ ध्यान देना है कि अर्थ जो है लिखा हुआ है इसमें अर्थ का प्रयोग करेंगे, इसलिए करेंगे यहाँ पर सही आंसर होगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि जो भी यूनिक जो है सो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अर्थ, सन, स्वर्ग, यह सब के साथ जो है सो दोस्तों एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सन रेज जैसे है, तो यहाँ पर सन रेज का प्रयोग करेंगे, कि सूरज की जो रोशनियाँ हैं, तो इसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, दिस ब्लेड्स एज, एज का मतलब यहाँ धार हो जाएगा। ऐसे एज का मतलब होता है किनारा, जैसे ये तलवार है, तलवार का ये वाला एज उसको किनारा बोलते हैं। ये कोई कोस्टल एरिया है तो इसका ये एरिया जो है सो एज वाला एरिया है, किनारा। कि ब्लेड का जो किनारा यानी धार जो है इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स। यह दोस्तों देखिए कंपैरेटिव डिग्री में बनाया है। कंपैरेटिव डिग्री में बताऊंगा मैं कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं, शार्पर शार्पेस्ट, इसलिए शार्पर देन एनी अदर ब्लेड से कोई भी दूसरे ब्लेड से तुलना कर रहा है, तो दोनों साइड जब तुलना करेंगे तो दोनों साइड जो है सो हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। एक साइड किए दोनों साइड करेंगे, जैसे इंडियाज एंड चाइनाज हम लोग बनाए थे तो दोनों साइड प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बेचने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है वह उस कंपनी का, उसने यह कहा कि इस ब्लेड का जो है सुधार जो है ना दूसरे ब्लेड से बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, नो एरर इसका 5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दो क्वेश्चन बस और बचा हुआ है। 48 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखिए मैनी ऑफ के साथ जो है सो यह किस तरह से लगाकर जो है सो दोस्तों दिया है। क्वेश्चंस का प्रयोग दोस्तों कभी नहीं करेंगे इस तरह से। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा आर सो डिफिकल्ट, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि सम ऑफ द क्वेश्चंस लिख सकते हैं, सम ऑफ द क्वेश्चंस, कि कुछ जो क्वेश्चन है, यदि मैनी ऑफ द क्वेश्चंस लिखें तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ होगा ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है क्योंकि आर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एस तो किसी भी हाल में लगेगा तब तो प्लूरल होगा। दैट मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। मे फेल, तो यहाँ लिखेंगे कि मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यह सब स्ट्रक्चर याद रखेंगे, मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
बिल्कुल सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी सही होता है, इंडियाज़ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, तो भी सही होता था। अब हमको लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे केस है। केस बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, 1 से 2 बार इसको पढ़ाइए, बनाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज, आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि पावर की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पोस्ट हो गया, पावर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अब एस लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पावर है लिमिटलेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ दी पीएम, इट इज़ दी पीएम का मतलब कि यह प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है कि यह प्रधानमंत्री होते हैं या यह प्रधानमंत्री हैं, जो का प्रयोग पीएम के लिए किया गया है। हु इज़ इंडीड, इंडीड मतलब वाकई, वास्तव में, जो वाकई पावरफुल है, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति एक निमित्त मात्र जो है सो पावरफुल व्यक्ति हैं, यह कहना चाह रहा है। आइए बात भी दोस्तों सही है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट। मैनी अ मैन्स लाइफ इन डेंजर, बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि मैनी अ मैन, याद रखेंगे कि मैनी अ मैन तीनों एक ही शब्द है, कि बहुत सारे मैन में जो है सो मैन लाइफ इज इन डेंजर, चूंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसलिए प्रयोग करते हैं चूंकि आपको ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए याद रखेंगे कि एक मैन जो है सो इसका सब्जेक्ट हो जाता है। इन डेंजर, खतरे में। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट, सरकार सिंगुलर इसलिए डज का प्रयोग किए, डज के बाद जो है सो भी वन का प्रयोग करते हैं। एनी के बाद सीरियस एक्शन का प्रयोग किया गया है कि कोई एनी सीरियस एक्शन नहीं लेता है। टू सेफ गार्ड अस, यानी हमारी सुरक्षा करने के लिए, यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एरर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द केस। नोबडीज, फिर देखिए नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये सब मैं बता चुका हूँ दोस्तों, बिल्कुल सही, किसी का नहीं, अधिकार बता रहा है कि किसी का क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब, कि क्लब का परमानेंट मेंबर होने का किसी का दावा नहीं है, वैलिड है, इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी, कमिटी के आइज में, यानी कमिटी की नज़र में किसी एक व्यक्ति का दावा कि उसका जो है सो हम जो है सो मेंबर है वह ठीक नहीं है, वही कह रहा है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। नोबडी के बाद क्लेम लगाया है, चूंकि नोबडी सिंगुलर हो गया इसलिए हो जाता है, एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, यहाँ पर क्लेम नाउन हो गया, वर्ब नहीं है दोस्तों। जैसे क्लेम, ये नाउन हो गया, अब मैं क्लेम करता हूँ तो आई क्लेम, यहाँ पर ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, तो ये खेल है वर्ब और नाउन का दोस्तों। आइज ऑफ द कमिटी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो करेक्ट एरर। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर वीडियो में। ये हमारा केस अब दोस्तों अब समाप्त हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग नंबर पर चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन नंबर, और इसके बाद जो है नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे, किस तरह से सिंगुलर प्लूरल बनता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।